हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बेटा आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी चैप्टर 1 सॉल्यूशन, जो कि 12th केमिस्ट्री से रहेगा। ये आज की जो वीडियो है वो पार्ट 2 है। तो पार्ट 1 में मैंने इस चैप्टर के जो टॉपिक डिस्कस किए थे वो है सॉल्युबिलिटी, फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। तो जैसे आप पार्ट 1 देखेंगे तो आप देखेंगे कि 4 फैक्टर्स हैं, उसमें से 3 फैक्टर हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। उस वीडियो का जो लिंक है वो आपको मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अब वहां जाके पार्ट 1 जो है वो देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी टॉपिक इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर जो है वो मैं अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा, चैप्टर है बेटा सॉल्यूशन। चैप्टर सॉल्यूशन है केमिस्ट्री क्लास 12। ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तो हमें यहाँ पे इफेक्ट बताना है प्रेशर का। तो जब हम किसी भी सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं, जब भी हम किसी सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा। वी नो डेट, हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था 9th में कि सॉलिड और लिक्विड जनरली इनकम्प्रेसिबल होते हैं। इनकम्प्रेसिबल मतलब हम उनको प्रेशराइज करके स्क्वीज नहीं कर सकते, उनको प्रेशराइज करके कम से कम स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करा सकते। एग्जाम्पल, मान लो मैं कहूं कि मेरे पास 1 kg आयरन पीस है और मैं चाहती हूँ कि मैं उसको हाफ kg के कंटेनर में प्रेशराइज करके फिल कर दूं। इट इज नॉट पॉसिबल। वो 1 kg है तो 1 kg का ही स्पेस क्या करेगा, ऑक्यूपाई करेगा। सिमिलरली अगर मैं कहूं कि मेरे पास 1 लीटर वाटर है और मैं उसको स्क्वीज करके, कंप्रेस करके, प्रेशराइज करके अगर मैं चाहूं कि वो हाफ लीटर कंटेनर के अंदर मैं उसको प्लेस करना चाहूं, होल्ड कराना चाहूं, इट इज नॉट पॉसिबल। क्लियर है? यानी मैं और ज्यादा उनके पार्टिकल को पास पास नहीं करा सकते हैं। पॉइंट क्लियर? तो देयर इज नो इफेक्ट। जब भी हम किसी सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करेंगे तो प्रेशर का कोई भी इफेक्ट नहीं होता। तो 1 मार्क में बोर्ड में क्वेश्चन आ सकता है 12th बोर्ड में, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। अगर हम सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करेंगे देयर इज नो इफेक्ट, कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉलिबिलिटी ऑफ गैस, गैस इन लिक्विड। जब हम किसी गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा। एग्जाम्पल, मान लो हम कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करके कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, सोडा वाटर बना रहे हैं, तो प्रेशर का वहां पर इंपैक्ट क्या है। तो ये हमें हेनरी लॉ में एक्सप्लेन किया गया है। यानी जो हेनरी थे उन्होंने इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड एक्सप्लेन किया था। अकॉर्डिंग टू हिम उन्होंने बोला कि जब भी किसी गैस को हम लिक्विड में डिसॉल्व करेंगे प्रेशर शुड बी हाई, क्योंकि वी नो डेट जो गैसेस हैं उनके जो पार्टिकल्स हैं, उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं, जनरली हमारे गैसेस मॉलिक्यूलर फॉर्म में होती है एक्सेप्ट नोबल गैसेस। तो उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं। देयर इज लार्ज डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, है ना। तो जब हम प्रेशराइज करेंगे तो वो पास पास आ जाएंगे। क्लियर है? तो प्रेशर का इफेक्ट है, प्रेशर का डायरेक्टली इफेक्ट होता है। जितना ज्यादा प्रेशराइज करके हम किसी भी गैस को लिक्विड में फिल करेंगे उसकी सॉल्युबिलिटी, गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो प्रेशर और सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल in case of gas in liquid, and this effect is given by Henry's in their Henry law. Point clear है? हेनरी लॉ क्या बोलते हैं? हेनरी, ये बोर्ड में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा इस चैप्टर का। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 और 1 मार्क में इसको पूछा जाता है। 1 मार्क में अगर स्टेट आया, स्टेट हेनरीज लॉ, आप प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे
तो आपको जनरली ये वाला क्वेश्चन उसमें सबसे ज्यादा बार पूछे जाने वाला मिलेगा, मतलब बार बार रिपीटेडली इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। स्टेट हेनरीज लॉ, व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ हेनरीज कांस्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, तो ये हर बच्चे को आना चाहिए, तो इसको ध्यान से समझेंगे। और बेटा जो स्टेटमेंट होती है लॉज की, अगर उसको आप एग्जैक्ट लिखोगे तो ही बोर्ड में आप 1 मार्क या 2 मार्क जो भी है वो स्कोर कर पाओगे। अगर स्टेटमेंट में चेंज करोगे, जो लॉज की स्टेटमेंट है उसमें चेंज बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ, इट स्टेट्स दैट partial pressure of gas in its vapor phase is directly proportional to the mole fraction of gas in the solution। यानी अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ, जो गैस का पार्शियल प्रेशर है उसकी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन का एक्चुअल सिंबल काई होता है बेटा, बट हम उसको एक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। पॉइंट क्लियर है? अच्छा, मेरी प्रीवियस वीडियो अगर आपने देखी है तो उसमें मैंने बताया था कि जो सॉलिबिलिटी है वही कंसंट्रेशन है, और कंसंट्रेशन ही क्या होती है? सॉलिबिलिटी है। तो यहां पर ये जो मोल फ्रैक्शन है ये कंसंट्रेशन टर्म है। यहाँ पे जो मोल फ्रैक्शन हुआ है बेटा, इट इज कंसंट्रेशन टर्म। तो वी कैन ऑल्सो से दैट pressure, partial pressure of gas in its vapor phase is directly proportional to solubility, is directly proportional to solubility। Higher the pressure, higher will be the solubility। यानी अगर आपको किसी भी गैस की solubility लिक्विड के अंदर बढ़ानी है तो प्रेशर शुड बी हाई। इज इट क्लियर? अच्छा, अब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है KH। क्लियर है? दिस KH इज हेनरीज कांस्टेंट। इस KH को हम क्या बोलते हैं? हेनरीज कांस्टेंट। तो P इज इक्वल टू KH x, P बाय x इज इक्वल टू KH। देन व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ KH? जो KH हम यूज करें इसका सिग्निफिकेंस क्या सिग्निफाई करता है हमें, ये क्या बताएगा? वी कैन ऑल्सो रिटन एज KH इज इक्वल टू P बाय सॉलिबिलिटी, P बाय सॉलिबिलिटी, दैट इज KH इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉलिबिलिटी। पॉइंट क्लियर? तो हायर द वैल्यू ऑफ KH, लोअर विल बी द सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन द लिक्विड। अच्छा, आपको क्या आप एग्जाम में क्या दे सकते हैं क्वेश्चन कि आपको 2 गैसेस या 3 गैसेस की KH वैल्यू किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर दे रखी होगी फॉर अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट। सॉल्वेंट डिपेंडेंट होता है बेटा, KH की जो वैल्यू है वो सॉल्वेंट, किस सॉल्वेंट में आप डिसॉल्व कर रहे हो। मान लो बोला कि जो ऑक्सीजन है, KH वैल्यू ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू, KH वैल्यू दे दी ऑक्सीजन के लिए, सपोज KH फॉर O2 इन वाटर, वाटर के अंदर दिया है सपोज इट 1.32 बार। अब KH की यूनिट कैसे पता चलेगी? जो प्रेशर की यूनिट होगी वो KH की यूनिट होगी, क्योंकि मोल फ्रैक्शन की तो कोई यूनिट होती नहीं है, मोल फ्रैक्शन इज यूनिटलेस। तो जो KH यूनिट है वही P की यूनिट है, जो P की यूनिट है वही KH यूनिट है। तो सपोज 1.23 बार दे दिया, KH फॉर नाइट्रोजन इज सपोज 0.52 बार। अब आपसे पूछा, बताओ which gas is more soluble in water? Out of these two, which gas is more soluble in water? तो KH हमें क्या सिग्निफाई करता है? Higher the value of KH, lower will be the solubility। तो here KH for water is high than KH for nitrogen। तो जो ऑक्सीजन का KH वैल्यू ज्यादा है तो इसकी सॉलिबिलिटी क्या होगी? कम होगी। वाटर में इसकी सॉलिबिलिटी कंपैरेटिवली क्या होगी? कम होगी, एंड सॉलिबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन इज हाई। ये सिर्फ एक एग्जांपल था, दीज आर नॉट एक्यूरेट डाटा बेटा, ये एक्यूरेट डाटा नहीं है, सिर्फ आपको क्वेश्चन समझाने के लिए मैंने एग्जांपल चूज किया है। तो KH हमें सिग्निफाई करता है कि हायर द वैल्यू ऑफ KH, लोअर विल बी द सॉलिबिलिटी। पेपर में आता है क्वेश्चन, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ KH? KH यानी हेनरीज कांस्टेंट। तो फर्स्ट सिग्निफिकेंस आप क्या लिखोगे? KH इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉलिबिलिटी।
इज दैट क्लियर? कोई भी डाउट अगर आपको आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं. सेकेंड सिग्निफिकेंस, KH is directly proportional to temperature and inversely proportional to solubility. How? भाई कैसे आया ये? KH इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सॉलिबिलिटी के. ये अभी हमने पढ़ा, फॉर्मूले से पढ़ा, हेनरीज लॉ के फॉर्मूले से. ये हम पहले, आप मेरी वीडियो पहले वाली पार्ट 1 देखेंगे, वहां पढ़ेंगे. इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, वहां पे हमने पढ़ा था टेम्परेचर के साथ सॉलिबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फॉर गैस इन लिक्विड. सिर्फ गैस इन लिक्विड का केस है. KH के साथ भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर के साथ भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. तो यहाँ से क्या आ गया कि KH और T जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. तो सेकेंड सिग्निफिकेंस, KH डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, यानी इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट. KH किस किस पर डिपेंड करता है? वैल्यू ऑफ KH, हेनरीज कांस्टेंट, डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट. ये ध्यान रखना, सॉल्वेंट चेंज करोगे तो KH वैल्यू गैस की चेंज हो जाएगी. इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट. तो सेकेंड सिग्निफिकेंस, हायर द टेम्परेचर हायर विल बी द KH वैल्यू. टेम्परेचर बढ़ने से KH वैल्यू बढ़ जाएगी और सॉलिबिलिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज. आई होप ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा. ये लिखा भी है यहाँ पर, greater the value of KH, lower is the solubility of gas at a particular temperature. Temperature क्यों बोला? क्योंकि KH is temperature dependent. Value of KH increase with increase in temperature. KH के साथ जो temperature है directly proportional है, indicating that solubility of gas decreases with increase in temperature. Clear? तो हेनरीज लॉ इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थियोरेटिकल टॉपिक, जो कि जनरली पेपर में पूछा जाता है. पॉइंट क्लियर है? मोल फ्रैक्शन, अभी हम आगे कंसंट्रेशन टर्म पढ़ेंगे वीडियो में, वहां पे वैसे आप 11th में पढ़ चुके हैं मोल फ्रैक्शन टर्म कंसंट्रेशन टर्म में, ठीक है? नहीं पढ़ा है तो मेरे आगे हम टॉपिक हेनरीज लॉ के बाद कंसंट्रेशन टर्म बनेगी टॉपिक, उसमें मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी. मूव टू नेक्स्ट टॉपिक बेटा. लिमिटेशन ऑफ हेनरीज लॉ. इंपॉर्टेंट है बेटा, हेनरीज लॉ की लिमिटेशन क्या है, कहाँ कहाँ अप्लाई करेंगे. अब हमें पता है आइडियल गैस होती है, रियल गैस होती है. आइडियल गैस जो आप कोई भी टेम्परेचर प्रेशर अप्लाई करो जो कि प्रेशराइज करने से भी लिक्विफाई ना हो, वो अपने आइडियल बिहेवियर में रहेगी. गैस है तो गैस के बिहेवियर में रहेगी, लेकिन ऐसी कोई गैस होती नहीं. ऑल गैसेस आर रियल, सारी गैस रियल है जिनको हम कंप्रेस करके लिक्विड बना सकते हैं. तो लिमिटेशन क्या है हेनरी लॉ की? फर्स्ट लिमिटेशन, Henry law is applicable only when the pressure of gas is not too high. क्योंकि प्रेशर, अगर तुम ज्यादा प्रेशराइज करके गैस को लिक्विड में भरोगे तो गैस तो लिक्विड बन जाएगा. एंड टेम्परेचर इज नॉट टू लो. दीज आर द टू कंडीशन, प्रेशर शुड बी हाई, टेम्परेचर शुड बी लो टू लिक्विफाई गैस. गैस को लिक्विफाई करने की कंडीशन है, क्लास 9th केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने. What are the condition to liquefy a gas? किसी भी गैस को लिक्विफाई करना है तो कंडीशन क्या होनी चाहिए? प्रेशर शुड बी हाई, टेम्परेचर शुड बी लो. तो व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ? कि जब भी आप किसी गैस को लिक्विड में फिल करेंगे टू इंक्रीज इट्स सॉलिबिलिटी, तो प्रेशर शुड नॉट टू हाई एंड टेम्परेचर शुड नॉट टू लो. ना तो प्रेशर ज्यादा हाई होना चाहिए ना ज्यादा लो, क्योंकि वो गैस जो है लिक्विफाई हो जाएगी. सेकेंड, द गैस शुड नॉट अंडरगो एनी केमिकल चेंज. किसी भी केमिकल चेंज इज केमिकल रिएक्शन. ये भी आप 9th में पढ़ चुके हैं. तो मैंने जैसे अपनी पहली वीडियो में बताया था बेटा, 9th 10th 11th 12th इन सब की केमिस्ट्री एक दूसरे से कनेक्टेड है. 9th जो है वो आपकी 11th का बेसिक है, 10th जो है वो आपके 12th का बेसिक है, यानी ये चारों कनेक्टेड है. तो वहां पे आपने पढ़ा था केमिकल चेंज. व्हाट इज केमिकल चेंज? इट इज अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन. यानी जिस गैस को आप वाटर में डिसॉल्व कर रहे हो या किसी भी सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रहे हो, वो उस सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट नहीं करना चाहिए. द गैस शुड नॉट अंडरगो डिसोशिएशन. डिसोशिएशन मतलब टूटना, स्प्लिट होना, ब्रेक डाउन, ब्रेक होना या स्प्लिट होना, टूटनी नहीं चाहिए. जैसे हमारा कॉपर सल्फेट स्प्लिट, डिसोशिएट टू गिव कॉपर 2+ एंड सल्फेट आयन, ऐसे होता है ना. जैसे NaCl डिसोशिएशन के बाद क्या देता है? सोडियम प्लस एंड Cl माइनस. दिस इज कॉल्ड डिसोशिएशन. तो इस तरीके से हमारी गैस डिसोशिएट नहीं करनी चाहिए. एसोसिएशन,
एसोसिएट नहीं करनी चाहिए, जुड़ना नहीं चाहिए आपस में, ऐसे दो तीन मॉलिक्यूल जुड़ के एक सिंगल मॉलिक्यूल बना दे, ऐसा एसोसिएशन भी नहीं होना चाहिए। जैसे डाइमर, टू मर यानी यूनिट, दो यूनिट जुड़ के एक यूनिट बना दिया, यानी एसोसिएशन भी नहीं होना चाहिए। तो दीज आर द थ्री लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। ना तो जब आप किसी गैस को लिक्विड में फिल करेंगे तो टेम्परेचर ज्यादा कम और प्रेशर ज्यादा हाई भी नहीं होना चाहिए, वो गैस जो है किसी केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन में नहीं जाना चाहिए। थर्ड लिमिटेशन, गैस जो है ना तो डिसोशिएट हो और ना एसोशिएट। तो these are the three limitation of Henry's law. Move to the next topic, application most important, Henry's law की स्टेटमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जैक्ट होनी चाहिए जैसा लिखा है बोर्ड पे, एज इट इज लिखोगे, कोई मार्क्स डिडक्ट नहीं होगा, एक भी वर्ड स्किप नहीं करना है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे, ये क्वेश्चन भी रिपीटेडली बहुत बार पूछा गया है। पॉइंट क्लियर है? तो एप्लीकेशन अगर 1 आती है तो 1 मार्क में आ जाती है, 1 एप्लीकेशन को। कई बार क्या आता है, स्टेट हेनरीज लॉ राइट इट्स 1 एप्लीकेशन, तो 2 मार्क का क्वेश्चन बन गया, आ गया स्टेट हेनरी लॉ तो 1 मार्क का क्वेश्चन बन गया। कई बार सिर्फ एप्लीकेशन भी आ जाती है। तो कहाँ अप्लाई हो रहा है हेनरीज लॉ? हेनरी ने लॉ तो दे दिया, उसको अप्लाई कहाँ करें हम डेली लाइफ में बेटा? सबसे पहला कोल्ड ड्रिंक पीते हैं हम अपने घर में, है ना, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, सोडा वाटर, ये पिया जाता है तो उसमें फिजीनेस होती है, उसका टैंगी टेस्ट होता है। वो किस वजह से होता है? वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से होता है, इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से होता है। तो इस कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी कोल्ड ड्रिंक्स में बढ़ाने के लिए कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल को हाईली प्रेशराइज करके सील किया जाता है। यानी अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को हाईली प्रेशराइज करके उसका प्रेशर बढ़ा के उसको सील करेंगे बोतल के अंदर, तो क्या बढ़ जाएगी? उसकी सॉल्युबिलिटी उस लिक्विड के अंदर बढ़ जाएगी और उसका टेस्ट जो है वो एनहेंस हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यही तो बोला था, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या बोला था हेनरी ने? P इज इक्वल टू KHX। और क्या बोला था? X इज मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस and X is concentration. Mole fraction is concentration and concentration is solubility. और ये टॉपिक solubility, mole fraction, concentration अगर समझना है तो पार्ट 1 देखना बेटा, डिटेल में समझाया है बिल्कुल। तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, वो यहाँ अप्लाई हो रहा है, तो इसकी एप्लीकेशन हो गई। क्या हो गई? एज इट इज स्टेटमेंट डालनी है, टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी, ये सॉल्युबिलिटी यूज हो गया, ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक्स और सोडा बोतल, द बोतल इज सील्ड अंडर हाई प्रेशर। तो ये सॉल्युबिलिटी का रिलेशन यहाँ पे प्रेशर के साथ बता दिया। पॉइंट क्लियर है? सेकेंड एप्लीकेशन पे मूव करते हैं बेटा। नेक्स्ट, स्कूबा डाइवर। स्कूबा डाइवर क्या होते हैं? जो सी जो होते हैं, ओशंस जो होते हैं, उसमें डाइवर्स जो होते हैं, डाइव करते हैं, गोताखोर जिसको बोलते हैं, है ना, वो क्या करते हैं? अपने साथ एक स्पेसिफिक सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं। वो क्यों लेके जाते हैं? तो पहले बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के अगर जाएंगे तो उनको क्या प्रॉब्लम होगी? तो ये हमारा सी लेवल, ये हमारा प्लेन एरिया जहां हम रह रहे हैं, एंड ये हमारा सी लेवल, ये अबो सी लेवल। पॉइंट क्लियर है? तो जैसे जैसे स्कूबा डाइवर डेप्थ में जाएगा तो जो प्रेशर है, प्रेशर किसका, अगर वो ऑर्डिनरी सिलेंडर लेके जाता है, स्पेशल टाइप का नहीं, सिंपल ऑर्डिनरी सिलेंडर जो हमारी नॉर्मल एयर है उसको फिल करके लेके जाता है, तो क्या होगा बेटा? सबसे पहले जैसे जैसे स्कूबा डाइवर डेप्थ में जाएगा तो पार्शियल प्रेशर बढ़ने की वजह से, डेप्थ में प्रेशर बढ़ता है, सी लेवल में जाएंगे तो प्रेशर जो है, जो उसके सिलेंडर में गैसेस, उसका प्रेशर बढ़ने की वजह से क्या बढ़ेगी? सॉल्युबिलिटी। क्या बढ़ जाएगी? सॉल्युबिलिटी। पॉइंट क्लियर है? तो जैसे जैसे स्कूबा डाइवर डेप्थ में जाएगा, पार्शियल प्रेशर, हम बोल सकते हैं प्रेशर बढ़ने की वजह से उसके ब्लड में जो एयर फिल करके लेके गया है उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। अच्छा, अब उस एयर के अंदर वी नो दैट जो हमारी ऑर्डिनरी एयर है, इसमें नाइट्रोजन की जो अमाउंट है वो ज्यादा होती है, यानी जो वॉल्यूम है नाइट्रोजन की इज मोर एज कंपैरिजन टू ऑक्सीजन,
यानी जो नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन है वो ज्यादा रहेगी, और नाइट्रोजन रूम टेम्परेचर पर इनर्ट रहता है। पॉइंट क्लियर? अच्छा, अब क्या होगा, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा स्कूबा डाइवर के ब्लड में नाइट्रोजन की अमाउंट भी बढ़ जाएगी, ऑक्सीजन की अमाउंट भी बढ़ जाएगी। अब हमारी बॉडी 24 आवर रेस्पायर करती है, और रेस्पायर करने के लिए उसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। तो स्कूबा डाइवर फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है ना, स्विमिंग कर रहा है, डाइविंग कर रहा है, तो ऑक्सीजन तो साथ साथ यूज अप हो जाएगी, क्योंकि उसको उसकी बॉडी को ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए क्योंकि वो एक्टिविटी कर रहा है। बट नाइट्रोजन का कोई यूज है नहीं, बट प्रेशर बढ़ने की वजह से नाइट्रोजन की अमाउंट उसके ब्लड में बढ़ती जा रही है। नाइट्रोजन ज्यादा सॉल्युबल है एज कंपैरिजन टू ऑक्सीजन। नाइट्रोजन ऑक्सीजन के कंपैरिजन में हमारे ब्लड में ज्यादा सॉल्युबल होती है। दूसरा पॉइंट, नाइट्रोजन की कंसेंट्रेशन भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, तो जब तक वो डेप्थ में है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे जैसे धीरे धीरे वो ऊपर आएगा, सरफेस की तरफ आएगा, प्रेशर वापस से क्या हो जाएगा, डिक्रीज। अब प्रेशर डिक्रीज होने से क्या होगा, उसके ब्लड में जो नाइट्रोजन, क्योंकि ऑक्सीजन तो यूज हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बना रही है, वो एक्सपेल्ड आउट कर रहा है ना, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट रेगुलर कर रहा है ना। अच्छा, अब नाइट्रोजन का कोई यूज नहीं, वो घुली हुई है क्योंकि उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है। तो जैसे जैसे वो सरफेस पर आएगा नाइट्रोजन एक्सपेल्ड आउट होना शुरू होगी, और अब हमारी जो वेन्स हैं, जो आर्टरीज है, वो बहुत थिन होती है, बहुत नैरो होती है, जिससे ब्लड फ्लो करता है। अब उसी ब्लड में बहुत लार्ज वॉल्यूम में नाइट्रोजन गैस एक्सपेल्ड होने के लिए निकल रही है, तो क्या क्रिएट करेगी, बबल्स, जिसकी वजह से, भाई आपने सुना होगा कि जब लिक्विड में गैस हम फ्लो करती है तो बबल्स की फॉर्म में करती है, तो वो जो बबल्स है वो बहुत ज्यादा उसकी बॉडी में बन जाएंगे, जिससे ब्लड का कॉन्टिन्यूअस सर्कुलेशन कट ऑफ हो जाएगा, उसको पूरी बॉडी में पेन फील होगा, जिसे हम पेनफुल बैंड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेनफुल बैंड्स। एक सिंपल एग्जांपल से बताती हूँ, जब आप रात को सोते हो और कई बार हमारा ईयर प्रेस रह जाता है पूरी रात, हमें नहीं पता होता है ना, और सुबह जब हम उठते हैं तो हमारे उस कान में बहुत ज्यादा पेन फील होता है, उसे हम बैंड बोलते हैं, क्योंकि जब हमारा ईयर प्रेस हुआ वहां से, तो वहां पर हमारे ब्लड का जो कॉन्टिन्यूएशन था, सर्कुलेशन था, वो कट ऑफ हो गया, उससे हमें पेन फील हुआ, है ना। तो सेम यहाँ पर हुआ स्कूबा डाइवर के साथ। अगर वो ऑर्डिनरी सिलेंडर लेके जाता तो उसके ब्लड में नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती, क्योंकि हमारी ऑर्डिनरी एयर के अंदर नाइट्रोजन की वॉल्यूम कंसेंट्रेशन अमाउंट ज्यादा होती है। एंड सेकेंड पॉइंट, नाइट्रोजन इज मोर सॉल्युबल देन ऑक्सीजन। पॉइंट क्लियर? तो डेप्थ में है कोई इशू नहीं, जैसे जैसे ऊपर आएगा वो इतनी ज्यादा नाइट्रोजन थी वो एक्सपेल, क्योंकि प्रेशर कम हो गया, प्रेशर कम सॉल्युबिलिटी कम, अब वो निकलना शुरू होगी। कहां से निकलेगी, आर्टरीज वेन से निकलेगी, क्योंकि ब्लड में डिसॉल्व है। ब्लड कहां फ्लो करता है, आर्टरीज वेन में, तो उसको पूरी बॉडी में अनबियरेबल पेन फील होगा, और उस पेन को, उस कंडीशन को बैंड्स बोलते हैं। तो इस बैंड से बचने के लिए, ठीक है, टू अवॉइड पेनफुल बैंड, किसकी वजह से आया, इतनी ज्यादा नाइट्रोजन के घुलने की वजह से, ड्यू टू द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ हाई कंसेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इन द ब्लड ऑफ स्कूबा डाइवर, द टैंक यूज्ड बाय स्कूबा डाइवर आर फिल्ड विद एयर। जो एयर है उसको डाइल्यूट, मतलब मिक्स कर दिया, किसके साथ, हीलियम के साथ। किसके साथ किया, हीलियम के साथ। 11.7% हीलियम डाल दिया। ऑर्डिनरी एयर में 78% नाइट्रोजन होती है बेटा। जब सेम सिलेंडर को हम फिल करेंगे एयर विच इज डाइल्यूटेड विद 11.7% हीलियम, तो नाइट्रोजन की परसेंटेज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। पॉइंट क्लियर है? तो क्या है कि स्कूबा डाइवर अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर जो लेके जाते हैं उसमें हीलियम 11% हीलियम को डाइल्यूट करते हैं। पॉइंट क्लियर? टू अवॉइड पेनफुल बैंड, टू अवॉइड पेनफुल बैंड, पेनफुल बैंड से बचाने के लिए उनके सिलेंडर में हीलियम डाइल्यूट कर दी जाती है। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है, व्हाई ओनली हीलियम, हीलियम ही क्यों लिया? इसका आंसर अगर आपको जानना है तो मेरी वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहां से जाके आप देख सकते हैं कि हीलियम ही क्यों डाइल्यूट की जाती है।
कोई अदर गैस क्यों नहीं डाली जाती, कोई अदर सब्सटेंस क्यों नहीं डाला जाता। थर्ड एप्लीकेशन है हाई एल्टीट्यूड, जो माउंटेनियर्स होते हैं, जो माउंटेन्स पर चढ़ते हैं, जो हाई हाइट पर जाते हैं, एल्टीट्यूड पर जाते हैं, वो भी अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं। तो जैसे जैसे हाई हाइट्स पर जाएंगे, ये सरफेस है, सरफेस से ऊपर गए हाइट पर, तो पार्शियल प्रेशर एयर का कम हो जाता है। डेप्थ में जाएंगे, सी लेवल में जाएंगे, पार्शियल प्रेशर बढ़ जाता है। बेटा बस एप्लीकेशन को याद करने के लिए ये पॉइंट हमारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब वो हाई हाइट पर जा रहे हैं बेटा, है ना, माउंटेन रेंजेस पे जाना है, उनको पूरा कवर करनी है, तो वहां पे तो प्रेशर कम है। अब वी नो दैट प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉलिबिलिटी। इज दैट क्लियर? तो जितना कम प्रेशर होगा उतनी कम सॉलिबिलिटी होगी गैसेस की, यानी गैस यानी जो एयर है ना। अगर वो सिलेंडर नहीं लेके जाते तो पहले उसकी बात कर रहे हैं हम। तो नॉर्मली विदाउट सिलेंडर अगर माउंटेनियर जाता है तो उसको क्या प्रॉब्लम हो सकती है? तो जैसे जैसे हाई हाइट पर जाएंगे, धीरे 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 पार्शियल प्रेशर एयर का कम हो जाएगा। तो जो माउंटेनियर है, जो क्लाइंबर है, उसके ब्लड में एयर की सॉलिबिलिटी कम हो जाएगी। एयर में बेसिकली हम कौन सी गैस यूज कर रहे हैं? ऑक्सीजन। सिंपली बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन की सॉलिबिलिटी कम हो जाएगी, यानी सॉलिबिलिटी क्या हो जाएगी? कम। अब आपको पता है कि हमारी बॉडी में हर सिंगल सेल को वर्क करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और एनर्जी कब मिलती है? जब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन जाएगी, और ऑक्सीजन जो है वो फूड, जो हमारी बॉडी में फूड स्टोर है हर सेल के अंदर, उसको क्या करेगी? उसका ऑक्सीडेशन करेगी और एनर्जी प्रोड्यूस करेगी। अब कम ऑक्सीजन मिला तो कम एनर्जी मिलेगी। अब जो जो हमारे माउंटेनियर्स हैं, जो क्लाइंबर्स हैं, भाई वो बहुत अटेंटिव होने चाहिए। क्यों? क्योंकि उनको नेविगेट करना है, उनको डायरेक्शन देखनी है, वहां पर कोई नेविगेशन नहीं लगे हैं, है ना, वहां कोई माइंड मैप नहीं बना रखा, कोई भी एरोज वगैरह साइन बोर्ड कुछ नहीं होता है ना। तो उनको बहुत ध्यान रखना होता है, बहुत प्रेजेंस ऑफ माइंड से काम करना होता है। तो अब जब उनके ब्रेन को ऑक्सीजन कम मिलेगी तो उनका ब्रेन जो है वो प्रॉपरली थिंक नहीं कर पाएगा, उनको वीकनेस फील होगी। अच्छा, नॉर्मली जब हम फास्टिंग मोड पर होते हैं, फास्ट रखते हैं, तो आप एक्टिव नहीं रहते, आपको नींद आती है, स्लीपीनेस फील होती है, आपको वीकनेस फील होती है, आपका ब्रेन प्रॉपर काम नहीं करता। क्यों? क्योंकि आपने फूड इनटेक नहीं किया। ऑक्सीजन प्रॉपर मिल रहा है बट फूड नहीं है ना। तो ऑक्सीजन जाके किसको ऑक्सीडाइज करेगा? एनर्जी कहां से बनाएगा? वहां पर उल्टा है, फूड वो लेके गए अपने साथ, बट ऑक्सीजन का प्रेशर कम होने की वजह से उनके बॉडी में, ब्लड में ऑक्सीजन कम डिसॉल्व हो रहा है। तो उनको क्या होगा? उनको कम एनर्जी मिलेगी। कम एनर्जी मिलने से क्या होगा? उनका ब्रेन क्लियरली थिंक नहीं कर पाएगा, नेविगेट नहीं कर पाएगा कि उनको किस डायरेक्शन में जाना है, कंफ्यूजन रहेगा माइंड में, वीकनेस फील करेंगे, बिकम वीक, स्लीपीनेस फील करेंगे, है ना। तो इस कंडीशन को बोलते हैं, इन सिम्टम्स को बोलते हैं एनॉक्सिया। तो इस एनॉक्सिया से बचने के लिए माउंटेनियर अपने साथ सिंपल ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करता है। पॉइंट क्लियर है? अब क्वेश्चन इस पे बहुत सारे आ सकते हैं, डायरेक्टली एप्लीकेशन आया तो आपको यही लिखना है। पॉइंट क्लियर है? अच्छा, अगर आया कि वाई माउंटेनियर्स कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर विद देम, जो माउंटेनियर्स हैं वो ऑक्सीजन सिलेंडर क्यों लेते हैं अपने साथ? टू अवॉइड एनॉक्सिया, एनॉक्सिया से बचने के लिए। स्कूबा डाइवर अपने साथ जो सिलेंडर कैरी करता है उसमें वो डाइल्यूट होता है 11.7% हीलियम, तो क्यों कैरी करता है? टू अवॉइड बैंड्स, बैंड से बचने के लिए। पॉइंट क्लियर है? आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। कोई भी अगर डाउट है बेटा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है, टॉपिक समझ आ रहा है, तो वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलेगा तो आप वीडियोस देख पाएंगे प्रॉपर टाइम पे और अपना सिलेबस जो है वो टाइमली कवर कर पाएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक, कंसंट्रेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है केमिस्ट्री के लिए ना, कंसंट्रेशन। ये 9th से आपने स्टार्ट किया पढ़ना कंसंट्रेशन टर्म। व्हाट इज कंसंट्रेशन? इट इज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट,
इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। एक सिंपल एग्जांपल से बताती हूँ इसका यूज क्या है केमिस्ट्री में। मान लो आप लैब में गए और आपकी केमिस्ट्री टीचर ने आपको बोला कि बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन बना दो। अब फर्स्ट टाइम आप गए हो 11th में लैब में और आप अवेयर नहीं हो, आपने बीकर्स उठाए, NaOH ढूंढा। व्हाट इज NaOH? सोडियम हाइड्रोक्साइड। आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड ढूंढा, ये पीसेस की फॉर्म में, ऐसे पैलेट्स की फॉर्म में, वैक्सी पैलेट्स पीसेस की फॉर्म में होता है। तो बच्चों ने क्या किया, बीकर में किसी विदाउट मेजरिंग कितना भी वाटर डाल दिया, किसी ने मेजर करके डाला अगर वो थोड़ा बहुत अवेयर था, किसी ने 10 ml ले लिया, किसी ने 20 ml ले लिया, किसी ने 100 ml ले लिया, किसी ने रफली ऐसे टैप से वाटर फिल कर दिया। अब वाटर हो गया तुम्हारा सॉल्वेंट, सॉल्यूशन बनाने के लिए आपने लिया सॉल्यूट, तो NaOH ले लिया, किसी ने एक पैलेट ले लिया, किसी ने हाफ पैलेट ले लिया, किसी ने उसका पाउडर उठा लिया, किसी ने 2 पैलेट 3 पैलेट ऐसे करके सॉल्यूशन सबने बना दिया, सॉल्यूशन बन गया सबका। बट उस सॉल्यूशन का कोई यूज नहीं है लैब में केमिस्ट्री में, क्योंकि आपको यही नहीं पता कि आपने कितना अमाउंट सॉल्यूट कितने सॉल्वेंट में डाला। यानी अगर हमें पता है कि हमने कितना अमाउंट सॉल्यूट सॉल्वेंट में ऐड किया टू फॉर्म सॉल्यूशन, या किसी भी सॉल्यूशन को बनाने के लिए कितना सॉल्यूट हमने ऐड किया, इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट मेथड होते हैं, लाइक मास परसेंटेज 9th में पढ़ चुके हो, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, इसको लिखते हैं W/W, है ना, इसको लिखते हैं V/V। एक और मैंने क्या बताया, मास बाय वॉल्यूम W/V। क्लियर है? ये तीनों बहुत बेसिक हैं जो आप 9th में कर चुके हो, लेकिन फिर भी मैं समझाऊंगी इस वीडियो में। नेक्स्ट जो 11th और 12th में टॉपिक यूज होंगे, दोनों के लिए कॉमन है, क्लास 11th के लिए भी और क्लास 12th में भी है। क्लियर है? पार्ट्स पर मिलियन, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन एंड नॉर्मेलिटी। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं मास परसेंटेज से। सिंपल बेटा, मास परसेंटेज, मान लो आपका 70 मार्क का एग्जाम हुआ, तो टोटल मार्क्स कितने हो गए 70, और उसमें से आपने अटेन किए 65। मेरी वीडियो देखोगे तो पक्का 70 में से 65 आप अटेन कर सकते हो, स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो 65 आउट ऑफ 70, तो दिस इज मार्क्स ऑब्टेन एंड दिस आर द टोटल मार्क्स। अब आपसे पूछे परसेंटेज निकालो, कैसे निकालोगे? मार्क्स ऑब्टेन, कितने मार्क्स आपने गेन किए हैं, स्कोर किए हैं, डिवाइड बाय टोटल मार्क्स इनटू 100, ऐसे निकालते हैं ना परसेंटेज, एंड साइन लगा दोगे परसेंटेज का। क्लियर है? तो सेम बेटा मास परसेंटेज है, यहाँ पे आपको मास लेना है। किसके निकाल रहे हैं? मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट की परसेंटेज बता रहे हो, देखो मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। तो जिसकी परसेंटेज निकालनी है उसका मास ऊपर रखना है ग्राम के अंदर। किसमें रखेंगे? ग्राम। अच्छा, कुछ बच्चे ना ग्राम को जी डालते हैं, कुछ को GM लिखते हैं, है ना। ट्राई टू राइट एज जी, बेटा किलोग्राम इज kg नॉट kgm, है ना। तो सिमिलरली ग्राम इज G नॉट GM, ग्राम का जो सिंबल होता है G होता है, GM नहीं होता। तो करेक्ट करो इसको, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, जो भी मास दे रखा होगा आपको सॉल्यूट को उसका ग्राम ले लोगे, ग्राम में मास लोगे। नीचे टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, कई बार क्या देते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मास दे देते हैं, दोनों को ऐड करके लिख दो इनटू 100, परसेंटेज आ जाएगी। ठीक है, ये 9th का टॉपिक है। 9th में आपको मास परसेंटेज निकालने के लिए ऐसे देंगे, 12th में इसका क्या यूज है वो मैं बताती हूँ आपको। सपोज न्यूमेरिकल में क्या यूज है, बोला कि कोई सॉल्यूशन है 68% बाय मास ऑफ नाइट्रिक एसिड। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ नाइट्रिक एसिड? HNO3। भाई 68% है नाइट्रिक एसिड, इट इज नॉट प्योर, क्योंकि प्योर की परसेंटेज क्या होती है 100%। तो यहां से अंडरस्टूड है ये सॉल्यूशन है, नाइट्रिक एसिड का सॉल्यूशन की बात की गई है। 10th में पढ़ा था ना डाइल्यूट, कैसे करते हैं एसिड को डाइल्यूट? ऑलवेज एसिड इज एडेड टू वाटर, एसिड को वाटर में डालते हैं कोई भी अमाउंट हो। और लास्ट वीडियो अगर देखोगे तो मैंने सॉल्यूट और सॉल्वेंट की एग्जैक्ट डेफिनेशन आपको बताई है। तो जब भी हम एसिड को वाटर में डालेंगे तो एसिड हमारी डाइल्यूट हो जाएगी। तो एसिड हमेशा क्या रहेगा? हमारा सॉल्यूट रहेगा।
न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट है, और वाटर क्या रहेगा, सॉल्वेंट। तो यहाँ पे 68% बाय मास ऑफ नाइट्रिक एसिड का क्या मतलब है, इसका मतलब है 68 मास मतलब ग्राम, यानी ये जो परसेंटेज है वो मास परसेंटेज है, और मास परसेंटेज को हम कैसे लिखते हैं, W/W, यानी यहाँ पे जो हमारा सॉल्यूट का मास है वो भी ग्राम में लेंगे, क्योंकि परसेंटेज ग्राम कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ परसेंटेज लिखा है, बट मास बोला है तो वी अंडरस्टूड कि यहाँ पे वो किस फॉर्म में होगा, ग्राम में होगा। तो इट इंडिकेट 68 ग्राम ऑफ, ऊपर मास किसका होता है, सॉल्यूट का ना, सॉल्यूट कौन है, एसिड, तो नाइट्रिक एसिड। तो 68 ग्राम ऑफ नाइट्रिक एसिड इज प्रेजेंट इन नीचे किसका मास होता है, मास ऑफ, किसका मास है नीचे, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मास है बेटा, नीचे किसका मास है, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन जब परसेंटेज दे रखी होती है तो सॉल्यूशन का मास हम एज्यूम करके चलेंगे 100। तो 68 ग्राम ऑफ नाइट्रिक एसिड इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। पॉइंट क्लियर है। तो एनसीईआरटी खोलोगे तो आप चैप्टर 1 में जब न्यूमेरिकल्स में जाओगे तो आप देखोगे वहां पे 4th 5th जो न्यूमेरिकल है आपका, वहां पे परसेंटेज दे रखा है। तो यूजिंग दिस परसेंटेज लाइन वी इजिली फाइंड द वैल्यू ऑफ मास ऑफ सोल्यूट, कितना हो गया 68 ग्राम, मास ऑफ सोल्यूशन 100 ग्राम, एंड व्हाट इज द मास ऑफ सॉल्वेंट। भाई सॉल्यूशन में से सोल्यूट को माइनस कर दोगे तो किसका मास आ जाएगा, सॉल्वेंट। यानी सिर्फ एक इस छोटी सी लाइन से हमें सोल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का मास पता चल गया। यानी परसेंटेज दिया है तो लेट द मास ऑफ सॉल्यूशन इज 100 ग्राम, और एसिड को हमेशा वाटर में डाला जाता है टू मेक इट डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो एसिड हमारा सोल्यूट हो गया, तो 68 ग्राम, ये परसेंटेज नाइट्रिक एसिड की दिया है ना बेटा, और मास परसेंटेज में ऊपर सोल्यूट का मास होता है। तो 68% हमारा किसकी परसेंटेज है, नाइट्रिक एसिड की, कि वाटर के अंदर 68% नाइट्रिक एसिड है। तो 68 ग्राम नाइट्रिक एसिड इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। आई होप ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो इस तरीके से ये आपको बोर्ड में क्वेश्चन आएंगे तो वहां पर इसको सॉल्व करके देखोगे, यानी सिर्फ परसेंटेज से आप तीनों की अमाउंट बता सकते हो। लेट द मास ऑफ सॉल्यूशन इज 100 ग्राम, mass of solute is 68 gram and mass of solvent is 100 minus 68। क्लियर है। नेक्स्ट है वॉल्यूम परसेंटेज, सेम वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। क्या लिखेंगे इसका फॉर्मूला, वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, ऊपर हमेशा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट लिखेंगे, अब वो किस में होगा, मिलीलीटर में, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी किस में होगा, मिलीलीटर में, इनटू 100। क्लियर है। नेक्स्ट पार्ट्स पर मिलियन, दिस इज इंपॉर्टेंट, एक एनसीईआरटी को सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन 11th में एनसीईआरटी में, और सेम क्वेश्चन तुम्हारे 12th में है पार्ट्स पर मिलियन पे। मिलियन, मिलियन के लिए हम क्या यूज करते हैं, 10 की पावर 6। जनरली ये हमारा जैसे आपका सॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो, उसमें थोड़ा बहुत कंटामिनेशन हो, जैसे हम समुद्र में बात करें, सी में बात करें कि सी के अंदर हमारा कोई कंटामिनेशन हो गया, कंटामिनेशन लाइक क्लोरोफॉर्म गिर गया, क्लोरोफॉर्म की बोतल फूट गई, उसके अंदर डाल दिया किसी ने, है ना, ऑयल स्पिल कर दिया। तो लार्ज वॉल्यूम के अंदर वेरी माइन्यूट सॉल्यूट की अमाउंट की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर हम पार्ट्स पर मिलियन यूज करते हैं। तो पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन, इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ दिस कंपोनेंट, कंपोनेंट जो कि आपका सोल्यूट है जिसका कंटामिनेशन हुआ है, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। इज दैट क्लियर, इनटू 10 की पावर 6। 10 की पावर 6 किस लिए लिखा, मिलियन। क्लियर है। अच्छा ठीक है, कैसे, मान लो मैंने बोला 15 ppm पार्ट्स पर मिलियन ऑफ क्लोरोफॉर्म इन सी वाटर, इन सी वाटर। तो सी वाटर इज नॉट अ सॉल्वेंट, इट इज सॉल्यूशन ऑलरेडी ना। सी वाटर इज मिक्सचर, उसमें बहुत सारे मिनरल, उसमें बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो इट इज नॉट प्योर, इट इज मिक्सचर, तो सॉल्यूशन हो गया। तो कितना क्लोरोफॉर्म है, यहाँ से अगर हम ग्राम में निकालेंगे तो क्या बोलेंगे, 15 पार्ट्स भी बोल सकते हैं। तो 15 पार्ट्स, अगर ये ग्राम में दिया होगा तो 15 ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म इज प्रेजेंट इन
10 raised to the power 6 parts of solution. क्लियर है? और 10 की पावर 6 क्या करेंगे? ग्राम ऑफ सोल्यूशन. क्लियर? तो 15 ppm of chloroform in sea water indicate 15 parts of chloroform in 10 की पावर 6 part of solution. Clear to all? नेक्स्ट कंसेंट्रेशन टर्म बेटा, मोल फ्रैक्शन. नाम से पता चल रहा है मोल. अच्छा, अब मोल क्या होता है? इट इज एसआई यूनिट. मोल है क्या? इट इज एसआई यूनिट. किसकी एसआई यूनिट? एसआई यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. निकालते कैसे हैं इसको? मोल्स को कैसे निकालते हैं? मोल के लिए हम सिंबल यूज करते हैं स्मॉल m. मोल इज W by m. This is the formula. And what is W? It is given mass. Given mass. जो किसमें दे रखा होगा? ग्राम में. Divide by molar mass. Divide by molar mass having unit gram per mole. तो नंबर ऑफ मोल की यूनिट क्या आ गई? मोल. यूनिट क्या आएगी? मोल. क्लियर है? तो ये तो मोल बताया मैंने. What is mole? SI unit of amount of substance. And it is ratio of given mass upon में molar mass, and unit of number of mole is mole. Clear? What is mole fraction? Fraction, ratio. Fraction मतलब ratio. तो suppose number of mole of solute के लिए symbol लिखा है Na, number of moles of solvent के लिए मैंने माना है Nb, mole fraction of solute Xa, mole fraction of solvent Xb. क्लियर है? तो मैं ले रही हूं XA which is mole fraction of solute. तो क्या करेंगे? mole fraction of solute इंपॉर्टेंट है बेटा. ये हेनरी लॉ में यूज हो रहा है मोल फ्रैक्शन. आगे राउल्स लॉ पढ़ेंगे उसमें यूज हो रहा है. सब जगह यूज होगा आगे न्यूमेरिकल्स में. क्लियर है? तो ध्यान से देखो इसको. आगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं उसमें भी न्यूमेरिकल में यूज होगा. तो फाइंड आउट. कुछ बच्चों को मोल फ्रैक्शन निकालना ही नहीं आता है. तो X इज मोल फ्रैक्शन ऑफ A. एंड व्हाट इज A? ए हमने मेंशन किया सोल्यूट के लिए. ए हमने किसके लिए यूज किया? सोल्यूट. तो ऊपर लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट. सोल्यूट के लिए सिंबल ए है. डिवाइड बाय टोटल. जिसका मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हो उसके ऊपर नंबर ऑफ मोल्स. डिवाइड बाय टोटल. टोटल टोटल क्या होगा? सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट. तो Na प्लस Nb. क्लियर है? सिमिलरली मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट is number of moles of solvent divided by total. Point clear? अब दोनों को मिला दिया. What is the sum of? क्वेश्चन आता है बेटा एग्जाम में 1 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. What is the sum of mole fraction of two component of solution? अब सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट है, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट, और इन मोल फ्रैक्शन के कंपोनेंट का हमने सम कर दिया. तो क्या वैल्यू होगी फाइंड आउट करनी है. तो वैल्यू प्लेस करो. Na डिवाइड बाय Na प्लस Nb प्लस Nb अपॉन में Na प्लस Nb. क्लियर है? कॉमन रखेंगे, डिनोमिनेटर कॉमन आ जाएगा. Na प्लस Nb ऊपर क्या आएगा? Na प्लस Nb. कितना आ गया? 1. यानी जितने भी कंपोनेंट होते हैं सॉल्यूशन के अंदर उन सभी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का सम इज ऑलवेज 1. जितने भी कंपोनेंट हैं सभी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का सम क्या होगा? 1 होगा. अच्छा, अब जब आप सॉल्व करेंगे ना तो न्यूमेरिकल 12th में बहुत इजी है बेटा. बट जो बच्चों को कैलकुलेशन में डिफिकल्टी आती है, जो लेंथी कैलकुलेशन मिलती है, वो यहीं पर मिलती है. पॉइंट क्लियर है? यहाँ पे मिलती है मतलब बच्चे इसको सॉल्व करने में बहुत टाइम वेस्ट कर देते हैं. तो आपको क्या करना है? एक का मोल फ्रैक्शन अच्छे से निकालना अप टू 2 डेसिमल तक, और दूसरे का निकालने के लिए क्या करेंगे? वी नो दैट मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज 1. तो मोल फ्रैक्शन अगर मुझे पता है, सॉल्वेंट का पता है, तो 1 में से माइनस कर देंगे, दूसरे का निकल जाएगा. क्लियर है? इसको नोट डाउन कर लेना. क्लियर? तो जितने भी कंपोनेंट है सभी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का सम इज ऑलवेज 1. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये. जेईई एग्जाम, तुम्हारे नीट एग्जाम, उसमें भी पूछा जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है, व्हाट इज द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स
ऑफ टर्नरी सॉल्यूशन। टर्नरी मींस थ्री कंपोनेंट। ये जो बेसिक टर्म है वो मैंने अपनी पार्ट 1 वीडियो में समझा रखा है। तो टर्नरी मतलब तीन कंपोनेंट है। तो कंपोनेंट हमने ले लिए ए, बी एंड सी, ये तीन कंपोनेंट ले लिए। पॉइंट क्लियर है? हो सकता है ए और बी हमारे सॉल्यूट हो तो एंड सी इज सॉल्वेंट, वो आप अपनी मर्जी से कुछ भी मान सकते हैं। तो क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है? पूछा है तीनों के मोल फ्रैक्शन का सम। तो हमने तीनों के मोल फ्रैक्शन का सम निकालना है। क्लियर? तो हम पहले एक्स से लिखेंगे। कैसे लिखते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए? मोल फ्रैक्शन ए है, जिसका मोल फ्रैक्शन निकाले उसके नंबर ऑफ मोल्स ऊपर आएंगे, एम ए, डिवाइड बाय टोटल जितने भी कंपोनेंट है सभी कंपोनेंट के मोल, सभी कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स यहाँ लिख दोगे। तो एबीसी है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी। ये क्या बन गया? दिस इज टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। सिमिलरली एक्स बी लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? अब आई थिंक आ गया होगा आपको। बी है तो बी के नंबर ऑफ मोल्स ऊपर लिखेंगे, नीचे किसके मोल्स लिखेंगे? सॉल्यूशन। किससे बना है सॉल्यूशन? ए, बी एंड सी, तो तीनों के नंबर ऑफ मोल्स लिख दिए। सिमिलरली थर्ड, मोल फ्रैक्शन ऑफ सी, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी डिवाइड बाय नीचे क्या लिखते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन बना है एबीसी से। क्या करना था? तीनों को ऐड करना है, तो तीनों को ऐड करेंगे। एक्स ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सी, दिस इज द एक्यूरेट सिंबल बेटा, ठीक है, इज इक्वल टू एन ए डिवाइड बाय एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी प्लस एन बी डिवाइड बाय एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। सिमिलरली मोल फ्रैक्शन सी की वैल्यू डालो, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। डिनोमिनेटर एलसीएम लेते हैं, सेम है तो कॉमन रहेगा, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। यहाँ क्या आएगा? एन ए, इसकी वजह से क्या आएगा? एन बी, और इस टर्म की वजह से एन सी। कैंसिल आउट हो गया, क्या आ गया? 1। अभी तो बताया था लास्ट में, लास्ट जो स्लाइड को उसमें बताया था ना अभी आपको, कि जब भी जितने भी कंपोनेंट है सभी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का सम इज ऑलवेज 1, इज ऑलवेज 1। हमेशा क्या रहेगा? 1 रहेगा। पॉइंट क्लियर है? नोट डाउन कर लेना, 1 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे क्वार्टनरी बोलेंगे तो भी 1, क्वार्टनरी मतलब 4 कंपोनेंट, बाइनरी बोलेंगे तो भी 1। सिंपली बोला है जितने भी कंपोनेंट है सभी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का सम क्या होगा? 1। एक और बात बताती हूँ, अगर मान लो आपने 100 मिलीलीटर प्योर वाटर लिया है, उसमें कोई भी सॉल्यूट नहीं डाला, अब आपसे पूछे व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ दिस वाटर, दिस प्योर वाटर या प्योर लिक्विड या प्योर सॉल्वेंट, ऑलवेज 1। व्हाई 1? क्योंकि सॉल्यूट तो है ही नहीं, एक ही तो कंपोनेंट है। कंपोनेंट क्या हो गया? एक, उस कंपोनेंट को हमने नाम दे दिया ए, इसका मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो मोल फ्रैक्शन का सिंबल क्या होता है? काई होता है, एक्स के फॉर्म में लिखते हैं, तो हम एक्स से निकाल रहे हैं, ठीक है। ए का नंबर ऑफ मोल लिखे एन ए, नीचे टोटल, टोटल है क्या? वही तो है सॉल्वेंट ही, तो एन ए, कैंसिल आउट, क्या हो गया? 1। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ प्योर कंपोनेंट इज ऑल्सो 1, मोल फ्रैक्शन ऑफ प्योर कंपोनेंट इज ऑल्सो 1। नेक्स्ट बेटा, ये कई बार ना बच्चे सोचते हैं कि बोर्ड पेपर बहुत मुश्किल आता है, नहीं, कई बार ना बच्चे इतने सिंपल चीजों को ना लर्न नहीं करके जाते, जैसे डिफाइन मोल फ्रैक्शन, बच्चे सोचते कहाँ ही पेपर में आता होगा, खोल के देखना बेटा, पेपर में आ रखा है, बोर्ड में पूछा हुआ है, डिफाइन मोल फ्रैक्शन, राइट इट्स यूनिट। दिखने में बहुत सिंपल है ना, बच्चे सॉल्व कर लेते हैं न्यूमेरिकली, बट जब डेफिनेशन की बारी आती है तो बेटा 1 मार्क, आप देखोगे ना केमिस्ट्री क्वेश्चन तो जनरली 1 मार्कर ही होते हैं। अगर 2 मार्क का है तो इसमें 2 पार्ट बना देते हैं, है ना, 3 मार्क का है तो उसमें 3 पार्ट्स बना दिए, 4 मार्क का तो 4 पार्ट बना दिए। और अब 1 मार्क में आप कंप्लीट अच्छे से आंसर डिफाइन नहीं करोगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा। डेफिनेशन मैंने लास्ट स्लाइड में दिखाई थी आपको, सिर्फ मेरा मोटिव था आपको क्वेश्चन दिखाना कि क्वेश्चन पेपर में आता है। डिफाइन मोल फ्रैक्शन एंड राइट इट्स यूनिट। मोल फ्रैक्शन की यूनिट देख लेते हैं एक बार क्या होगा। मान लो मैं निकाल रही हूँ मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट या सॉल्वेंट, एक्स भी निकाल रही हूँ, तो क्या फॉर्मूला लिखेंगे बता सकते हैं? कमेंट सेक्शन में डालोगे, क्या फॉर्मूला लिखेंगे? एक्स बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी,
तो बी लिखा है तो उसी के नंबर ऑफ मोल्स हम ऊपर लेंगे। नीचे सॉल्यूशन, मान लो सपोज देयर आर टू कंपोनेंट ए एंड बी ओनली, है ना, बाइनरी सॉल्यूशन है, तो नीचे सॉल्यूशन के नंबर ऑफ मोल Na प्लस Nb। यूनिट हम फॉर्मूले से निकालते, अगर हमें फॉर्मूले पता है ना तो आपको यूनिट लर्न करने की नीड नहीं है, आप निकाल सकते हो। इसकी यूनिट क्या होगी, नंबर ऑफ मोल की यूनिट मोल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन की यूनिट भी क्या होगी, मोल। तो मोल से मोल कैंसिल आउट, इट इज यूनिटलेस। यूनिटलेस कोई यूनिट नहीं होती, मोल फ्रैक्शन की कोई भी यूनिट नहीं होती। क्लियर है, डेफिनेशन मैंने वहां समझाई है, अभी वहां से लर्न कर सकते हो। क्या होती है मोल फ्रैक्शन की डेफिनेशन, पता चल रहा है, रटना की फ्रैक्शन है। मान लो मैं निकाल, यहां से डिफाइन बनाते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, सपोज बी इज सॉल्यूट, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज डिफाइंड एज it is the ratio of number of moles of solute to the total number of moles of solution. It is unitless. Clear है, हो गया, बहुत इजी है। चलो नेक्स्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेंट्रेशन टर्म मोलैरिटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है मोलैरिटी, है ना, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो व्हाट इज मोलैरिटी, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। ये आप 11th में भी कर चुके हैं बेटा, है ना, नहीं किया है, नहीं अच्छे से पढ़ा है 11th, क्योंकि 50% बच्चे 11th में ध्यान नहीं देते, उनको लगता है मार्क्स थोड़ा लगना है, बोर्ड के मार्क्स सब जगह यूज होते हैं, वो गलती क्या करते हैं, अपना 12th का बेसिक खराब कर लेते हैं। तो कोई नहीं, आपको सपोर्ट करने के लिए हूं मैं यहाँ पे, सारे बेसिक कंसेप्ट आपको सिखा रही हूँ। मोलैरिटी, इट इज द रेशियो ऑफ number of moles of solute, it is the ratio of number of moles of solute to the volume of solution in liter। number of moles of solute मतलब number of moles of solute का फॉर्मूला अभी बताया था लास्ट में, क्या बताया था, given mass by molar mass, और ये solute है तो A is solvent, हम A को जनरली क्या मानते हैं, solvent, and B is solute। इसको अगर आप चेंज करना चाहो तो आपको मेंशन करना पड़ेगा एग्जाम में, तो मेरा सॉल्यूट है बी, तो WB इज गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, MB इज मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, एंड V इज वॉल्यूम किसकी, सॉल्यूशन की, तो उसके लिए कोई सिंबल नहीं डालेंगे। क्लियर है, लीटर में लेना है, अगर मिलीलीटर में है तो उसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे। न्यूमेरिकल की भी वीडियो बनाऊंगी बेटा मैं अभी आगे, अभी थ्योरेटी, जब मेरी थ्योरेटिकल टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो हर एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगी, क्योंकि कुछ बच्चों का मैथ्स पुअर होता है तो वो न्यूमेरिकल अटेम्प्ट नहीं कर पाते, लेकिन 12th में छोड़ो नहीं, 11th के न्यूमेरिकल कंपैरेटिवली डिफिकल्ट है, 12th के न्यूमेरिकल बहुत इजी है। अगर आप ध्यान से कंसेप्ट समझते हैं तो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड है, सिर्फ आपको वैल्यू प्लेस करनी है। क्लियर है, तो यूनिट क्या होगी बेटा इसकी, नंबर ऑफ मोल्स की यूनिट क्या होती है, मोल, नंबर ऑफ मोल की यूनिट क्या होती है, मोल, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की यूनिट क्या होगी, लीटर, तो मोल्स पर लीटर। यूनिट क्या होगी, यूनिट ऑफ मोलैरिटी इज मोल पर लीटर। इन अदर वर्ड हम क्या लिख सकते हैं, मोलर और कैपिटल एम, और कैपिटल एम। एग्जांपल देती हूँ, मान लो 5m सॉल्यूशन ऑफ NaOH सॉल्यूशन, इसका क्या मतलब है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 5m सॉल्यूशन ऑफ NaOH, it is 5 molar NaOH solution, means यानी आपको मोलैरिटी पता है, एंड दिस मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम, और कैसे लिख सकते हैं, N/V, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो इसको एक्सपैंड करते हैं, यानी वी कैन ऑल्सो रिटर्न एज 5 मोल्स पर लीटर, ऐसे लिख सकते हैं 5 मोल्स पर लीटर NaOH सॉल्यूशन। क्लियर है, क्या बता रहे हैं आपको, 5 मोल, 5 मोल क्या होगा, 5 मोल किसके 5 मोल बेटा, सोल्यूट। अब NaOH का सॉल्यूशन बनाने के लिए हमने क्या लिया होगा, हमने NaOH को ऐड किया होगा वाटर में। क्लियर है, तो वाटर हमारा क्या हो गया, सॉल्वेंट, और NaOH क्या हो गया, सोल्यूट। क्लियर, तो 5 मोल्स पर लीटर NaOH सॉल्यूशन मींस 5 मोल किसके 5 मोल, सोल्यूट। कौन है सोल्यूट, NaOH, यानी 5 मोल्स ऑफ NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड इज प्रेजेंट इन, किसे प्रेजेंट है, इज प्रेजेंट इन
किसमें प्रेजेंट है भाई, किसमें, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। अब सोल्यूशन की वॉल्यूम डालोगे कितना, 5 मोल्स पर लीटर यानी 1 लीटर, इन 1 लीटर सोल्यूशन। यानी 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर अगर 5 मोल्स NaOH के प्रेजेंट है तो उसकी मोलैरिटी क्या हो जाएगी, 5 मोलर, 5 मोल्स पर लीटर, 5 मोलर और 5 मोल्स पर लीटर। पॉइंट क्लियर है। अच्छा, अगर आपको बोले हम एक छोटा सा आपको इसमें पॉइंट समझाती हूँ, प्रैक्टिकल भी आपका हो गया होगा। देखो क्वेश्चन क्या आया, सपोज प्रिपेयर, आपको लैब में बोला टीचर ने प्रिपेयर m/10 which is also written as 0.1 capital M solution of NaOH, solution of NaOH। अब आप में लैब में गए और लैब में टीचर ने बोला बेटा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाना है। क्या बनाना है, स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है जिसकी कंसंट्रेशन, जिसकी अमाउंट हमें पता होती है। तो यहाँ पे टीचर ने आपको बोला है कि आपको जो NaOH का सॉल्यूशन बनाना है उसकी कंसंट्रेशन जो है वो 0.1 मोलर होनी चाहिए। तो कंसंट्रेशन आपको पता है, तो इस टाइप के सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाने के लिए हम लैब में वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड फ्लास्क बोलते हैं, ऐसे लॉन्ग नेक और नीचे से राउंड बॉटम और थोड़ा सा बॉटम इसका फ्लैट होता है रखने के लिए, यहाँ पे मार्क लगा रहता है। ये स्टूडेंट के लिए ना 2 ही वॉल्यूम में अवेलेबल होते हैं, 100 मिलीलीटर और 250 मिलीलीटर। डिपेंड कि आपकी लैब में कौन सा प्रेजेंट है, 100 मिलीलीटर या 250 मिलीलीटर। 1 लीटर का भी होता है, वो टीचर्स के यूज के लिए होता है या लैब अटेंडेंट के यूज के लिए होता है। क्लियर है, क्योंकि उनको बल्क में बनाना होता है, आपको अपने यूज के लिए बनाना है। तो यहाँ पे टीचर से पूछो या तो कि 100 मिलीलीटर में बनाएं 250 में, टीचर ने बोला एज यू विश, तुम्हारी विश है, तुम कैसे बनाओ, तुम्हारे पास 2 फ्लास्क है, दोनों में से कोई भी चूज करो। अब स्ट्रेंथ है 40 की क्लास में, अब 10 ये प्रेजेंट है, 30 ये प्रेजेंट है, तो कुछ बच्चों को ये मिलेगा, कुछ को ये मिलेगा। तो वॉल्यूम हमारे हाथ में है, हम 100 मिलीलीटर भी ले सकते हैं और 250 मिलीलीटर भी। तो कैसे बनाएंगे, देखो सोल्यूशन कैसे बनाएंगे m/10। तो स्टार्ट करते हैं। मोलैरिटी दिया तो सबसे पहले मोलैरिटी का फॉर्मूला लिखेंगे, मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। क्लियर है, मोलैरिटी की वैल्यू पता है भाई, 0.1 मोल्स पर लीटर। क्लियर है, नंबर ऑफ मोल्स हमें नहीं पता, वॉल्यूम हमारे हाथ में, हमें खुद चूज करना है कि हम 100 मिलीलीटर का फ्लास्क यूज करेंगे या 2। अगर आपको 100 मिलीलीटर मिल रहा है तो 100 मिलीलीटर वॉल्यूम हो गई, और 250 मिलीलीटर का मिल रहा है तो आप 250 मिलीलीटर यूज करेंगे। क्लियर है, तो मान लो मैंने 100 मिलीलीटर यूज किया, तो 100 मिलीलीटर को हम किस में यूज करेंगे, लीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो 100 डिवाइड बाय 1000, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लीटर। तो कितना आ गया बेटा, 0.1 लीटर। क्लियर है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, नंबर ऑफ मोल्स निकालो, कितना आया 0.1 मोल पर लीटर, ऐसे इनटू 0.1 लीटर, लीटर लीटर कैंसिल आउट एंड इट कम्स आउट टू बी 0.01 मोल। अब मोल को कैसे मेजर करोगे, है ना, मोल को कैसे, हमारे पास वेइंग बैलेंस होता है। अब वो 2 वेइंग बैलेंस होते हैं लैब में, डिजिटल जो टीचर्स के यूज के लिए होता है, एनालिटिकल जो बैलेंस आपके तराजू टाइप के है ना, जो आपने देखा होगा। बट सब इजी ना, कन्वीनियंट वे यूज करते हैं, जल्दी करते हैं सभी, तो एनालिटिकल में टाइम लगता है, तो डिजिटल बैलेंस यूज करते हैं। उसमें तो हम ग्राम वगैरह वे कर सकते हैं, मोल थोड़ा कर सकते हैं, तो अब ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला हमें पता है, अभी बताया था आपको, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास हमें निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स हमें पता है 0.01, गिवन मास हमें नहीं पता, वही तो फाइंड आउट करना है। मोलर मास किसका यूज करोगे, NaOH का ना, जिसका सॉल्यूशन बना रहे हो उसी का तो यूज करोगे, सोल्यूट का यूज करोगे, NaOH का यूज करोगे। तो NaOH का मोलर मास निकालेंगे, कैसे निकालेंगे देखो, मोलर मास के लिए सिंबल यूज करते हैं M। तो मोलर मास ऑफ NaOH इज सोडियम, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, ये 9th क्लास में सीखे होंगे आपने। तो एटॉमिक नंबर 11 होता है सोडियम का, बट इट्स एटॉमिक मास इज 23। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर इज 8,
atomic mass is 16, hydrogen atomic number as well as atomic mass both are 1. ठीक है, कितना आ गया 40. 11th में आप छोटी क्लास में 9 10 तक यूज करते थे U, यहाँ पे क्या यूज करेंगे 40 ग्राम पर मोल. क्लियर है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो क्या आएगा 0.01 मोल इंटू 40 ग्राम पर मोल. पर मोल मतलब नीचे, तो मोल से मोल कैंसिल आउट. आंसर किस में आएगा ग्राम में, कितना आएगा ये हो गया 1/100 इंटू 40 मोल. 0 से 0 कैंसिल आउट, इट इज 0.4 ग्राम. इट इज 0.4 ग्राम. तो ग्राम तो आप वे कर सकते हो, तो आपको क्या करना है वेइंग बैलेंस उठाना है, उस पर 0.4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड वे करना है, इसमें ट्रांसफर करना है और कम से कम पानी डाल के उसको डिसॉल्व करना है. जब वो सॉल्युबल हो जाए तो उसको अप टू द मार्क फिल कर देना है, यहाँ तक फिल कर देना है. इस पे स्क्रैच मार्क लगा होता है, इसकी कैप लगाकर इसको थोरली शेक करना है ताकि हमारा सोल्यूशन कैसा बन जाए होमोजीनियस. नाउ दिस सोल्यूशन फॉर्म इज ऑफ मोलैरिटी 0.1 मोलर. तो इस तरीके से हम इन कंसंट्रेशन टर्म को अपनी लाइफ में यूज करते हैं, लैब में यूज करते हैं. आई होप ये आपको सारी कैलकुलेशन समझ आ गई होगी कि क्यों पढ़ रहे हैं. कुछ बच्चों के दिमाग में होता है मोलैरिटी क्यों पढ़ रहे हैं, क्या यूज है इसका. बेटा जो 12th के बाद भी केमिस्ट्री कंटिन्यू करता है, कुछ बच्चे रिसर्च तक पहुंच जाते हैं, पीएचडी लेवल तक पहुंच जाते हैं, बीएससी एमएससी करते हैं, उनको खुद सोल्यूशन बनाने होते हैं. अप टू 12th क्लास तुम्हारी टीचर हेल्प करती है, उसके बाद कोई हेल्प नहीं करता. तो 11 12th की नॉलेज ही आपको आगे कॉन्फिडेंटली क्या कराएगी, आपको मूव कराएगी. क्लियर है. तो इस तरीके से हम लैब में अपना किसी भी मोलैरिटी का सोल्यूशन प्रिपेयर कर सकते हैं. वॉल्यूम 250 रखोगे तो उसके अकॉर्डिंग W आ जाएगा. वो W आपको वे करना है, इस फ्लास्क में ट्रांसफर करना है, कम से कम वॉल्यूम में डिसॉल्व, क्योंकि पूरा भर दोगे तो सॉल्युबल नहीं होगा, ये तो कॉमन सेंस है. तो कम से कम वॉल्यूम वाटर डाल के उसको सॉल्युबल करना है. नहीं हो रहा तो और वाटर ऐड करो, उसको कंप्लीट सॉल्युबल करने के बाद स्लोली इस मार्क तक फिल करो. मार्क क्रॉस नहीं करना चाहिए. इस मार्क पर भाई आपको क्या करना है, इस मार्क तक इसको फिल करना है. इज दैट क्लियर. आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा कि मोलैरिटी में हम सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं. बेटा नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है मोलैलिटी. बेटा बहुत कंफ्यूज रहते हैं बच्चे, कई बार प्रोनाउंसिएशन समझ नहीं आती. ये मोलैरिटी एंड इट्स सिंबल इज कैपिटल M एंड दिस इज मोलैलिटी, इट्स सिंबल इज स्मॉल m. पॉइंट क्लियर है. फॉर्मूले में स्लाइट डिफरेंस है, ध्यान से देखोगे. मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट. सेम मोलैलिटी इज आल्सो डिफाइंड एज नंबर, ये बेटा थोड़ा सा मिस करेक्शन हो रखा है, इसको ध्यान रखना. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट सेम लिखा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट. डिवाइड बाय, यहाँ पे क्या है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. यहाँ पे क्या रखेंगे मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम. अब बच्चे के माइंड में आता है सॉल्वेंट का किलोग्राम से क्या, सॉल्वेंट तो जनरली वाटर होता है, वाटर लिक्विड है और लिक्विड में तो हम वॉल्यूम यूज करते हैं. बेटा डेंसिटी से हम यहाँ पे मास निकाल सकते हैं, क्योंकि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम. क्लियर है. अगर वॉल्यूम वाटर के अलावा कोई भी अगर आपको लिक्विड दिया है तो उसकी डेंसिटी इज गिवन, डेंसिटी आपको मिली होगी. भाई मास आपको निकालना है, वॉल्यूम दे रखी होगी, डेंसिटी दे रखी होगी, मास निकाल लोगे आप यहाँ से. नहीं तो वाटर की डेंसिटी तो 1 होती है, तो 1 kg वाटर इज इक्वल टू 1 लीटर वाटर. तो वाटर के लिए तो कोई प्रॉब्लम है नहीं. चलो यूनिट निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg. नंबर ऑफ मोल्स की यूनिट क्या होगी, मोल पर kg. दिस इज द यूनिट, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, ऑल्सो रिटन एज मोलल, ऑल्सो रिटन एज स्मॉल m. क्लियर है. सेम एग्जाम्पल 5 स्मॉल m NaOH सोल्यूशन. NaOH का सोल्यूशन है, तो NaOH का सोल्यूशन में पता चल गया होगा कैसे बनते हैं. सोडियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में डालते हैं, है ना. तो NaOH का, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा क्या हो गया, सोल्यूट हो गया. सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या हो गया, सोल्यूट. और वाटर क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट. जनरली वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट. तो व्हाट डज इट मीन, इसका क्या मतलब है. इट मीन्स 5, इसको मैंने खोल लिया,
5 मोल पर केजी। स्मॉल m का मतलब क्या? बच्चे मीटर लिखते हैं, बेटा ये मीटर नहीं है। सॉल्यूशन चैप्टर में मीटर का क्या रोल है? इट इज मोलैलिटी। 5 स्मॉल m सोडियम सॉल्यूशन, सॉल्यूशन चैप्टर से तो मीटर का कोई रोल नहीं है, इट इज मोलैलिटी, सिंबल ऑफ मोलैलिटी। तो 5 मोल पर केजी मतलब 5 मोल किसके होंगे? 5 मोल किसके मोल्स होते हैं? सोल्यूट। कौन है सोल्यूट? NaOH। तो 5 मोल NaOH है। किसके अंदर? इज प्रेजेंट इन, किसके अंदर प्रेजेंट है? मास ऑफ सॉल्वेंट, यानी सॉल्वेंट के अंदर कितना? पर केजी, हर एक केजी में, यानी इन 1 केजी। सॉल्वेंट यानी वाटर, इन 1 केजी वाटर। क्लियर है? तो 5 मोलल NaOH सॉल्यूशन मीन 5 मोल पर केजी। 5 मोल पर केजी का मतलब 5 मोल NaOH इन 1 केजी वाटर। क्लियर है? नेक्स्ट है, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आता है बेटा 11th में तो बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, यूटी वगैरह फाइनल एग्जाम में भी आ जाता है। मोलैरिटी चेंज विद चेंज इन टेम्परेचर। अच्छा, जनरली जो केमिस्ट लोग होते हैं, केमिस्ट मतलब जो रिसर्च कर रहे हैं स्टूडेंट केमिस्ट्री के अंदर, उनको केमिस्ट बोलते हैं। तो उन्होंने जनवरी में सॉल्यूशन बनाया जब टेम्परेचर था हमारा अराउंड 5 डिग्री 6 डिग्री 7 डिग्री, है ना, इतना टेम्परेचर। अब उन्होंने बना लिया मोलैरिटी में, सपोज उन्होंने बनाया 5 मोलर सॉल्यूशन बना लिया। ध्यान से सुनना बेटा, जनवरी में बनाया है। क्या बनाया है? जनवरी। 5 मोलर सॉल्यूशन बनाया, जो कि बनाया है जनवरी, और यूज करना है जून। यहाँ पे टेम्परेचर मान लो 7 डिग्री था और यहाँ पे टेम्परेचर मान लो 45 डिग्री था। अब ये जो सॉल्यूशन है, जो 5 मोलर सॉल्यूशन उन्होंने बनाया, उसको जून में यूज करना है, तो क्या टेम्परेचर का कोई इफेक्ट होगा? क्योंकि टेम्परेचर तो चेंज हो गया। तो मोलैरिटी में सॉल्यूशन बना रखा है। मोलैरिटी में इंक्लूड करते हैं वॉल्यूम, एंड वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगी, और वॉल्यूम बढ़ेगी तो मोलैरिटी कम हो जाएगी। यानी जब वो जून में सॉल्यूशन यूज करके अपना कोई कैलकुलेशन करेंगे या कोई अपना एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो यहाँ पे वो सॉल्यूशन 5 मोलर नहीं रहेगा, मोलैरिटी इज लेस देन 5 मोलर। पॉइंट क्लियर है? वेयर एज अगर वो सॉल्यूशन बनाते हैं 5 मोलर, यानी मोलैरिटी में, मोलैलिटी में, जनवरी में और जून में यूज कर रहे हैं, तो मोलैलिटी इंक्लूड मास, एंड मास इज इंडिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। मास का टेम्परेचर के साथ कोई इफेक्ट नहीं होता। टेम्परेचर इंक्रीज हो डिक्रीज हो, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मास। तो 5 मोलर सॉल्यूशन जनवरी में भी सेम रहेगा, सेम कंसेंट्रेशन का, और जून में भी सेम रहेगा। इसीलिए जो केमिस्ट लोग हैं या केमिस्ट स्टूडेंट्स हैं, पीएचडी स्टूडेंट्स हैं, साइंटिस्ट हैं, वो प्रेफर करते हैं सॉल्यूशन बनाना मोलैलिटी में ओवर मोलैरिटी। वो स्टूडेंट किसे, वो सॉल्यूशन किसे बनाते हैं? मोलैलिटी में बनाते हैं, मोलैरिटी को प्रेफर नहीं करते। बट एज अ स्टूडेंट, जो स्टूडेंट है उन्हें 45 या 40 मिनट का पीरियड मिलता है। अगर 2 पीरियड कंबाइन है तो 1.5 आवर में उनको बना के यूज भी कर देना है। चलो आज बनाया, कल यूज कर रहे हैं, है ना, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन आज बनाया, टाइट्रेशन आप कल कर रहे हो, तो 24 आवर्स के अंदर अंदर इतना ज्यादा टेम्परेचर में चेंज नहीं आता, और मोलैरिटी में सॉल्यूशन बनाना इजी होता है। तो जो स्टूडेंट्स हैं, जो टीचर्स हैं स्कूल लेवल पे, वो मोलैरिटी में सॉल्यूशन बनाते हैं। आई होप टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नॉर्मेलिटी, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो बेटा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए हैं, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। 19 स्लाइड 20 तक